हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 24 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉरवर्ड शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए, सेंटर फॉरवर्ड शब्दावली संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट की बात करें तो हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीतकर महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। और देखिए, हॉकी से संबंधित अन्य शब्दावलियों की अगर हम बात करें तो हॉकी से संबंधित अन्य शब्दावलियां हैं बैक स्टिक, बुली, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, इसके अलावा कॉर्नर, इसके अलावा आपका ड्रिबल, फ्लिक, फ्री हिट, गोल लाइन, हाफवे लाइन, शॉर्ट कॉर्नर, ट्रैकल, ट्राई ब्रेकर। तो इन शब्दावलियों को भी आप ध्यान रखिएगा। और हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियों की बात करें तो आपका रंगास्वामी कप, इसके अलावा आपका आगा खां कप, बैटन कप, महाराजा रणजीत सिंह कप और सिंधिया गोल्ड कप आदि ये जो कप हैं ये संबंधित है आपके हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठ का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, किस वर्ग के अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठ का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए, श्रेष्ठ का जो शुभारंभ है ये अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कब की गई पूछा जा सकता है। बताइए, श्रेष्ठ की शुरुआत कब की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दिसंबर 2021 में श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। और इसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख तक है। और वे विद्यार्थी जो कि पढ़ने में भी अच्छे हैं तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेष्ठ जो है इसका शुभारंभ कब किया गया, दिसंबर 2021 में, जो कि संबंधित है अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है आपके 31 मई को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने वर्ष 1987 ईस्वी में तंबाकू महामारी और इससे होने वाली रोकथाम, मृत्यु और बीमारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया। और वर्ष 1988 में
इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है इसको मनाने की शुरुआत कब की गई थी। तो कब की गई थी, वर्ष 1988 ईस्वी में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा आपके 7 अप्रैल 1988 से एक और दिवस भी मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। तो विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल 1988 से मनाने की इसको शुरुआत की गई थी, और आपका 31 मई को मनाया जाता है कौन सा दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इन दोनों दिवसों को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है। देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट, इसका प्रकाशन की बात करें तो देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो इसकी स्थापना की बात करें, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और पहली निवेश रिपोर्ट का जो प्रकाशन है ये कब किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयु के द्वारा, पहली निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया। तो वर्ष 1991 ईस्वी में पहली निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, बोर्नियो जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह द्वीप भौगोलिक रूप से इसकी बात की जाए तो ये जावा से उत्तर में और सुलावेसी से पश्चिम में, जबकि सुमात्रा से बात करें तो सुमात्रा से ये पूर्व में स्थित है, और यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। तो सबसे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि विश्व का तीसरा ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो बोर्नियो द्वीप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोंग नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखिए, सोंग नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्दी नदी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सोंग नदी दून घाटी की, ध्यान दीजिएगा, दून घाटी की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी, सोंग नदी। इसके अलावा देखिए सिस्वा और वाल्दी, एक तो सिस्वा नदी, दूसरी वाल्दी नदी, ये सोंग नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा रायवाला के पास गंगा नदी में सोंग नदी मिलती है। कहाँ पर मिलती है गंगा नदी से सोंग नदी, रायवाला के पास। सहस्त्रधारा देहरादून जो है ये वाल्दी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं इन्होंने पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की, और ये 4 मठ कौन कौन से हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक है आपका ज्योतिर्मठ जिसकी स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसके अलावा है आपका पुरी दूसरा, तीसरा है श्रृंगेरी मठ, चौथा है आपका द्वारिका। तो इन 4 मठों की स्थापना की गई है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। और आदि गुरु शंकराचार्य, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, केरल राज्य के कलाड़ी में इनका जन्म हुआ, और ये अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में कहाँ पर अपना देह त्यागा था, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपना देह त्याग दिया था, और उस समय उनकी आयु मात्र 32
वर्ष की थी। और आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। गोविंद स्वामी जी, गोविंद स्वामी जी जो हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट में ताम्र आकृतियों की खोज कब हुई थी। देखिए प्रागैतिहासिक स्थल है आपका बनकोट, जहां पर ताम्र आकृतियों की खोज की गई वर्ष 1989 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट जो है ये किस जनपद में स्थित है, ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनकोट प्रागैतिहासिक स्थल आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यहाँ से लगभग 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। बनकोट ताम्र पत्र को अल्मोड़ा के, कहाँ पर, अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है। पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है किसको, मुंशी हरिप्रसाद को। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए मुंशी हरिप्रसाद टमटा एक दलित सुधारक थे, और दलितों को वर्ष 1991 ईस्वी में शिल्पकार नाम जो है, तो दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कब दिलाया था, वर्ष 1991 ईस्वी में। दलितों को वर्ष 1991 ईस्वी में शिल्पकार नाम दिलाने में मुंशी हरिप्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान था। और कुमाऊं में 1905 ईस्वी में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ, और ये भी ध्यान रखेंगे टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ, वर्ष 1905 ईस्वी में। और हरिप्रसाद टमटा जो हैं इन्होंने वर्ष 1945 ईस्वी से लेकर वर्ष 1952 ईस्वी तक ये अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहे। 1945 से लेकर 1952 तक ये अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहे मुंशी हरिप्रसाद टमटा। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया गया। देखिए चंद्रबदनी मंदिर, यहाँ पर पशु बलि प्रथा को समाप्त किया गया वर्ष 1969 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा वर्ष 1969 ईस्वी में समाप्त करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, स्वामी मनमंथन को। स्वामी मनमंथन को दिया जाता है यहाँ पर पशु बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रबदनी मंदिर जो है ये आपके किस जनपद में स्थित है, ये स्थित है टिहरी जनपद में, टिहरी गढ़वाल में स्थित है चंद्रबदनी मंदिर, जो कि किस पर्वत पर स्थित है, चंद्रकूट नामक पर्वत पर स्थित है। और स्कंद पुराण में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था। तो देखिए चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात कुषाण काल में, किस काल में, कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। और गांधार कला की विषय वस्तु तथा शैली जो है ये यूनानी रोमन थी। ध्यान दीजिएगा, गांधार कला की विषय वस्तु तथा शैली कौन सी थी, यूनानी रोमन थी। इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुषों दोनों का नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए गैर नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य के
स्थान राज्य के ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। पाली के ग्रामीण इलाकों में किस महीने में? फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीना लगते ही गैर नृत्य शुरू हो जाता है और वहीं यह नृत्य डंका पंचमी से भी शुरू होता है और फाल्गुन के पूरे महीने रात में चौहटों पर ढोल और चंग की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। और गैर नृत्य करने वालों को क्या कहा जाता है? गैर नृत्य को जो लोग करते हैं तो उन नृत्यकारों को क्या कहा जाता है? गैरिया कहा जाता है। गैर नृत्य करने वालों को गैरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में जलागम विकास परियोजना का संचालन किया जाता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जलागम विकास परियोजना, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए, उत्तराखंड के 7 जनपदों में, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों में? 7 जनपदों में आपकी जलागम विकास परियोजना या इसको ग्राम्य परियोजना भी कहा जाता है। तो जलागम विकास परियोजना या ग्राम्य परियोजना जो है ये कितने जनपदों में संचालित है? उत्तराखंड राज्य के 7 जनपदों में इसका संचालन किया जाता है और इसका संचालन किसके द्वारा? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका संचालन होता है। और देखिए, वर्ल्ड बैंक का ही अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रिलेट करके भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। स्मार्टली स्टडी आप कीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे आयोग पूछे तो आप करेक्ट करके आएँ। आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, अब तक 24 आपको इसके पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है, पुराने पार्ट्स को, तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके। इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो पुराने जो पार्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। अभी तक 23 पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को डेली फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आपके अगले महीने हो सके जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम हो जाए, तो आप सभी लोग कड़ी मेहनत कीजिएगा, तैयारी में लगे रहें। डेली आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? राज्य में ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? जैक्सर श्रेणी है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ है और ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या इसको टैथिस हिमालय, तिब्बती हिमालय या इसको टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। और राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैक्सन श्रेणी आती है और उत्तराखंड में माणा, नीति, किंगरी बिंगरी तथा लिपुलेख जो दर्रा है ये भी आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, दूधातोली की बात करें, दूधातोली की बात करें तो दूधातोली व द्रोणगिरी, दूधातोली और द्रोणगिरी ये आपके दोनों ही किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत मध्य हिमालय के ये अंतर्गत आते हैं। और आपका मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 1800 से लेकर 3000 मीटर औसत ऊंचाई होती है मध्य हिमालय की। जबकि शिवालिक हिमालय की जो नवीनतम श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है? मैनाक पर्वत है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, शिवालिक श्रेणी की नवीनतम श्रेणी है मैनाक पर्वत। अगला क्वेश्चन है आपका,
लवराज सिंह धर्मसत्तू का संबंध किस जनपद से है? देखिए लवराज सिंह धर्मसत्तू इनका संबंध है किस जनपद से? पिथौरागढ़ जनपद से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लवराज सिंह धर्मसत्तू ये एक पर्वतारोही हैं जिनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से, और इन्हें वर्ष 2014 में कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 2014 में। और ये लगातार 7 बार, ध्यान दीजिएगा, ये लगातार लवराज सिंह धर्मसत्तू जो हैं ये लगातार 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले राज्य के एकमात्र पर्वतारोही हैं, और वर्ष 2003 में इन्हें तेन सिंह नार्गे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? देखिए राज्य में यमुना नदी की लंबाई की बात की जाए तो राज्य में इसकी लंबाई है 136 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से निकलती है, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है। इसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है यमुना नदी को, और यमुना नदी की लंबाई राज्य में कितनी है? 136 किलोमीटर। जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद तक इसकी लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर। यहाँ पे 136 किलोमीटर में है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इलाहाबाद तक इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। देखिए प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम इसकी बात करें, यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी जो है ये राज्य से बाहर हो जाती है। पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ पर, राज्य के किस स्थान पर यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है? तो देहरादून का एक धालीपुर क्षेत्र है, तो धालीपुर से यह नदी राज्य से बाहर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो देखिए ये हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? ये है आपकी नंदा राजजात यात्रा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, यानी 280 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है, जो कि कितने दिनों में पूरी होती है? 19 से 20 दिनों में ये यात्रा पूरी होती है। नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है, जो कि कितने वर्षों में? 12 वर्षों में एक बार होती है। और यह यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए यह यात्रा चमोली के कासवा गांव से होकर कासवा गांव से कहाँ तक जाती है? होमकुंड तक जाती है। कासवा गांव से ये प्रारंभ होती है और होमकुंड तक यह यात्रा जाती है, और इस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। अगला देखिए, लाखा मंडल से प्राप्त खंडित अभिलेख किस वंश से संबंधित हैं? देखिए लाखा मंडल से खंडित अभिलेख प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है ये किस वंश से संबंधित है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन कैसा लग रहा है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए लाखा मंडल से प्राप्त जो खंडित अभिलेख है ये संबंधित है आपके छगलेस वंश से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। लाखा मंडल से प्राप्त जो खंडित अभिलेख हैं इनमें कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, और इन अभिलेखों में पहले नाम की बात करें तो पहला नाम किसका है इसमें? नरपति जयदास का इसमें पहला नाम मिलता है। देखिए जबकि गोत्री वंश की अगर हम बात करें तो गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य हुआ करता था, और आपका इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? गोत्री वंश का शीलवर्मन। और यदु वंश की बात की जाए तो यदु वंश का संस्थापक था सेन
वर्मन जो है ये यदुवंश का संस्थापक था, जबकि मौखरी वंश की अगर हम बात करें तो मौखरी वंश इसका अंतिम राजा कौन था? ग्रहवर्मा। मौखरी वंश का अंतिम राजा था ग्रहवर्मा। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? देखिए बिहू लोकप्रिय उत्सव है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहू जो है ये आपके किस राज्य का? असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बिहू असम में 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों के एक समूह को दर्शाता है और यह दुनिया भर के असमी प्रवासी जो हैं इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए सालार जंग संग्रहालय ये स्थित है आपके कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। सालार जंग संग्रहालय स्थित है आपके कहाँ पर? तेलंगाना राज्य के ये हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी, ध्यान दीजिएगा, मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। ये कैसा संग्रहालय है? एक कला संग्रहालय है और यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है, यानी कि ये एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। और यह हैदराबाद शहर के पुराने शहर, जैसे कि आपका पुराने शहर कौन कौन से थे? चार मीनार, मक्का मस्जिद, तो चार मीनार और मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के ये करीब है। और इसकी स्थापना की बात करें कि सालार जंग संग्रहालय इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1951 ईस्वी में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आज के इस सीरीज़ में हिंदी जो है वो मेंशन नहीं की गई है। कल से आपको सेपरेट एक क्लास सुबह 10 बजे हिंदी की दी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हिंदी भी प्रिपेयर होते रहे, क्योंकि आपके आगामी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो हिंदी की एक सेपरेट क्लास आपको कल से प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।